हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर की जो यूनिट हम लोग स्टडी कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करना, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, डेल्टा स्केल, टीएमएस, इन सब के बारे में स्टडी की थी। आज जो टॉपिक हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन ऑफ द सिग्नल, जिसको थोड़ा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आप सभी जानते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी प्रोटॉन के सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा स्केल पे, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और डेल्टा स्केल में हम सिग्नल की वैल्यूज को किस में शो करेंगे, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में, इनकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करें। और ये वैल्यूज हम एक रेफरेंस जिसे कि हम लेते हैं वो होता है टेट्रा मिथाइल सीलेन, जिसे टीएमएस कहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में, उसके सिग्नल के रेस्पेक्ट में ये सभी प्रोटोनों के सिग्नल को हम डेल्टा स्केल पे शो करेंगे। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटॉन्स होता है, जितने भी प्रोटॉन होते हैं, सभी प्रोटॉन के लिए एक स्पेशल डेल्टा वैल्यू क्या होती है, डिसाइडेड होती है हर प्रोटॉन के लिए। और ये हर प्रोटॉन के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। और ये डेल्टा वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है जो जिस प्रोटॉन की हम स्टडी कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे, कि उसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के बेस पे प्रोटॉन का शील्डिंग हो रही है या फिर डीशील्डिंग हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेल्टा वैल्यू की जो होती है वो चेंज होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में शील्डिंग और डिशील्डिंग क्या होता है, ये आप सभी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, प्रोटॉन पे जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसके मान में वृद्धि या फिर कमी होती है, जिसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। तो अगर प्रोटॉन का क्या होता है, परिरक्षण होता है, तो क्या होगा, उसका सिग्नल उच्च क्षेत्र मीन्स टीएमएस की तरफ शिफ्ट होगा और उसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विपरिरक्षण होता है तो क्या होगा, सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित होगा और उसकी डेल्टा वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होगी, हाई प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें आपको प्रोटॉन्स और उनके अप्रोक्सीमेट जो है डेल्टा वैल्यू पीपीएम में रिप्रेजेंट की गई है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे, सभी में जितने भी आपको फॉर्मूलाज दिख रहे हैं उनमें सिर्फ एक प्रोटॉन शो किया गया, तो ये डेल्टा वैल्यू उसी प्रोटॉन की, कि इस कंडीशन में अगर प्रोटॉन लगा होगा तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी। कुछ वैलेंसीज आपको दिख रही होंगी जिनको बॉन्ड की फॉर्म में फ्री छोड़ दिया है, तो उन प्रोटॉन से हमें मतलब नहीं, जो प्रोटॉन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाई गया है वही उसी प्रोटॉन की वैल्यू आपको उसके सामने पीपीएम में लिखी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक बार के लिए कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी CH3, CH3 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.09। इसी तरह आपको यहाँ पे बेंजीन का प्रोटॉन दिख रहा होगा, तो बेंजीन के प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू कितनी आती है 6.5 से 8 के बीच में। इसी तरह आपको एल्डिहाइड का प्रोटॉन दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी, इसमें और भी प्रोटॉन होंगे लेकिन हम किस प्रोटॉन के सिग्नल की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे शो किया गया सिर्फ उसकी बात कर, इसकी होती है 9 to 10 के बीच में, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यूज यहाँ पे शो की गई है। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझें कुछ, तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करते हैं वो हमने किया प्रोपेन। प्रोपेन में नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। कितने सिग्नल आते हैं हमारे, 2 सिग्नल्स हमें प्रोपेन में मिलते हैं। CH3 जो ग्रुप है आपका मैथिल ग्रुप, वो दोनों एक ही सिग्नल शो करता है, और जो आपका CH2 ग्रुप है वो इनसे डिफरेंट सिग्नल शो करता है। अब बात आती है इनकी डेल्टा वैल्यू की। सिग्नल तो 2 मिल गए लेकिन इनकी पोजीशन क्या होगी, इनकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए डेल्टा जो A हमने रिप्रेजेंट किया है वो किसको किया है, CH3 मैथिल ग्रुप को। तो इस टेबल से भी हम देखें कि इसमें मैथिल ग्रुप में जो CH3 वैल्यू हमें मिल रही थी वो कितने पे मिल रही थी, मैथिल ग्रुप की 0.9 पे। यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रही होगी CH3 की कितने पे, 0.9। तो यहाँ पे जो आपको
CH3 की डेल्टा वैल्यू मिल रही है वो कितने पे मिल रही है, 1 पे। तो ये जो डेल्टा वैल्यूज हैं इनमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये वैल्यूज एग्जैक्टली फिक्स नहीं होती है किसी भी प्रोटॉन। हो सकता है CH3 की यहाँ पे 1 पे मिल रही है, किसी और में मैथिल समूह की 1.3 1.4 पे, तो स्लाइटली डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है, क्योंकि इनके साथ और भी ग्रुप जो आप कंपाउंड लेंगे उसमें और भी ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उनके बेस पे भी इनकी डेल्टा वैल्यू में थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो वैल्यूज आपको टेबल में शो की गई हैं, ये वैल्यूज कैसी हैं, अप्रोक्सीमेट है, लगभग इसके आसपास वैल्यू उसकी आती है। कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकती है, 0.4 0.5 इतना मैक्सिमम तक थोड़ा चेंज हमें देखने को इनकी वैल्यूज में मिल सकता है। अब प्रोपेन के दूसरे सिग्नल की बात करें, किसके कारण आएगा, CH2 ग्रुप के कारण। उसकी डेल्टा वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 1.3। तो इस टेबल में भी आप देखिए कितनी मिल रही है आपको वैल्यू। जो CH2 ग्रुप है, जब सेकेंडरी ग्रुप होता है, कार्बन से सेकेंडरी प्रोटॉन जुड़े होते हैं, तो उसको वैल्यू कितने पे मिल रही है हमें, 1.3 पे। तो इस तरह से हम इस टेबल को जब हम थोड़ा सा याद कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे, तो हमें ये वैल्यूज याद रहने लग जाएंगी कि कौन से प्रोटॉन की सिग्नल हमें कितने डेल्टा पे मिलेगा। इसी तरह एथिल ब्रोमाइड का आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए एथिल ब्रोमाइड में कितने मिल रहे हैं आपको सिग्नल, 2 मिल रहे हैं, और ये हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक सिग्नल है CH3 ग्रुप के कारण और दूसरा है CH2 ग्रुप के कारण। अब देखिए प्रोटॉन तो आपके वही हैं, वही CH3 ग्रुप है, वही CH2 ग्रुप है, लेकिन इनके सिग्नल की वैल्यूज आपको दिख रही होगी, क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, थोड़ी सी डिशिल्डेड हो रही है। क्यों, क्योंकि अब इसमें एक अलग एटम आ गया है जो कि कौन सा है, ब्रोमाइड, और वो इसकी डेल्टा वैल्यूज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिशिल्ड करता है इनको। और ये कैसे डिशिल्ड करता है इसको हम आगे जब फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करें। तो अब यहाँ देखिए वही CH3 ग्रुप जिसका कि प्रोपेन में सिग्नल कितने पे आ रहा था, 1 पे आ रहा था, उसी का यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 1.7 पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ब्रोमाइड आके जुड़ गया है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है चेंज होगा और इसकी डेल्टा वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, हाई मिलेगी। इसी तरह CH2 ग्रुप जो कि वहाँ पे कितने पे सिग्नल दे रहा था प्रोपेन में, 1.3 पे, वो अब यहाँ पे सिग्नल देता है 3.3 पे। अब यहाँ पे देखिए जब आप ब्रोमाइड वाले प्रोटॉन की बात करते हैं, जबकि कार्बन से क्या जुड़ा हो, ब्रोमीन जुड़ा हो, तो उसके हाइड्रोजन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू हमें कितने पे मिल रही है, 2.5 से लेके 4 के बीच में हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हुए ये वैल्यू डेल्टा की हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी 2.5 to 4, और यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 3.3। तो हमारी रेंज के अंडर ही हमें ये वैल्यू मिल रही है। इसी तरह एथेनॉल के प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन मिलते हैं, वही एक मैथिल प्रोटॉन, CH2 और हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रोटॉन। तो मैथिल प्रोटॉन 1.8 समथिंग पे दे रहा है, CH2 3.6 समथिंग पे दे रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल सा है। और आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 2 to 5, 2 से 5 के बीच में वेरी करती है, और वो वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है अप्रोक्सीमेट 4.4 के आसपास। तो यहाँ पे आप हाइड्रोक्सी ग्रुप की वैल्यूज भी देख सकते हैं एक बार के लिए। जो ये है ROH जो ग्रुप होता है उसका, जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, और ये कितनी के बीच में चेंज होती है, 2 से लेके 5 के बीच में हमें मिल सकती है। इसी तरह टोलुइन का आप देख सकते हैं, 2 सिग्नल मिलेंगे। एक तो मिलेगा बेंजीन रिंग में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, आपको पता है हर कार्बन पे एक एक प्रोटॉन जुड़ा होगा बेंजीन, वो सभी एक ही सिग्नल शो करेंगे, और वो सिग्नल शो करेंगे आपका कितने पे, अप्रोक्सीमेट 7.2 पे। और जो मैथिल ग्रुप है इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, उसका प्रोटॉन सिग्नल शो करता है 2.3 पे। तो इसको भी अगर आप देखना चाहें तो आप देखें यहाँ पे कि बेंजीन जो ग्रुप है आपका, उसका सिग्नल आपको कितने पे मिल रहा है, 6.5 से लेके 8 के बीच में मिलता है। तो रेंज के अंडर ही हमें ये सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा 7.2। तो इस तरह से हम सिग्नल्स के नंबर ऑफ सिग्नल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनकी डेल्टा वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी। इसके कुछ और एग्जांपल आप खुद से बुक में देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अब इसको स्पेक्ट्रा में जब शो करते हैं हम, तो
उसमें देखते हैं हम कि पोजीशन स्पेक्ट्रा में जब इसको शो करें हम तो कैसे करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, एथिल ब्रोमाइड का। तो एथिल ब्रोमाइड में हमें 2 सिग्नल्स मिल रहे थे, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। एक मिल रहा था हमें अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास और दूसरा हमें मिल रहा था अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग। तो दोनों सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 0 पे हमें किसका सिग्नल दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है सिंगल, वो किसकी है, TMS टेट्रामेथाइलसिलेन की। अब इनकी जो डिवाइड्स हो रहे हैं इनको हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग में, कि एक ही सिग्नल 3 में डिवाइड हो रहा है, एक सिग्नल 4 में हो रहा है। तो इन सबको तो हम आगे स्प्लिटिंग में जब हम पढ़ेंगे विपाटन, उसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह टोलुइन का स्पेक्ट्रा आपको दिख रहा होगा। इसमें कितने सिग्नल मिले थे हमें, 2 सिग्नल मिले थे, अभी हमने डिस्कस किया। एक सिग्नल हमें मिल रहा था अप्रोक्सीमेट 2.3 पे और एक सिग्नल हमें मिल रहा था अप्रोक्सीमेट 7 समथिंग पे। तो 2 सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक 2 पे और एक 7 पे। तो इस तरह से हम पोजीशन ऑफ द सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू को डेल्टा स्केल पे TMS के रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। अब बात आती है कि केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि उसकी वैल्यू पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे मेजर फैक्टर जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में जब हम पढ़ते हैं, सबका आपने पढ़ा हुआ है, आपकी 11th-12th में भी आता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे ही डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर एटम जुड़ा होगा किसी प्रोटॉन से तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ प्रोटॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके की कारण जो आपका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और डेल्टा का आपको हाई वैल्यू आपको मिलेगी। मीन्स इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का आपका विपरिरक्षण हो रहा है, जबकि कौन जुड़ा हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप प्रोटॉन के साथ जुड़ा हो। इसी तरह अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या जिसको कह लीजिए आप विद्युत धनी परमाणु अगर प्रोटॉन से जुड़ा है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बजाय डोनेट करेगा, प्रोटॉन को रिपेल करेगा। मीन्स किसकी साइड ज़्यादा रहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की साइड ज़्यादा रहेंगे। तो इस कंडीशन में प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर प्रोटॉन का क्या होगा, परिरक्षण होगा और उसकी डेल्टा वैल्यू हमें क्या मिलेगी, लो मिलेगी। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह से आपकी डेल्टा वैल्यू को इफेक्ट करता है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो डेल्टा वैल्यू हाई मिलेगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जुड़ा होगा या डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो डेल्टा वैल्यू आपको लो मिलेगी। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम कुछ समझें तो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, सभी में मैथिल ग्रुप आप देख रहे हैं, सब में सिग्नल किसका स्टडी करना, हमें मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन का सिग्नल स्टडी करना है। बट इसमें सब में एक एक जो एटम एक्स जुड़ा हुआ है वो कौन से हैं, हैलोजेंस जुड़े हैं, एक बार फ्लोराइड एक बार क्लोराइड, इसी तरह ब्रोमाइड और आयोडाइड। और आप जानते हैं कि सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी फ्लोरीन की, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और अभी हमने डिस्कस किया कि जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जुड़ने वाले एटम की, उतना ही उसकी क्या होगी, प्रोटॉन की डिशील्डिंग होगी और डेल्टा वैल्यू हमें हाई मिलेगी। तो आप देख रहे हैं जो फ्लोरीन के साथ मैथिल ग्रुप है उसके प्रोटॉन की वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, अप्रोक्सीमेट 4.2 पे, क्लोराइड वाले की 3 पे, ब्रोमाइड 2.8, आयोडाइड 2.2। इस तरह से आपकी डेल्टा वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, उसमें आपने एटम्स डिफरेंट लिए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी आप जानते हैं। जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वो ही प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू का ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल में आप देखिए आपने क्या किया,
जो एटम्स आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जुड़ रहे हैं उनका क्या बढ़ा दिया, नंबर बढ़ा दिया। तो आपको पता है जब एक ही प्रोटॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो ही इतना ज़्यादा शिफ्ट कर रहा था डेल्टा वैल्यू को, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे डेल्टा वैल्यू और ज़्यादा हाई होती जाएगी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 से 7.2 तक ये वैल्यू बढ़ रही है जब हम क्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो जुड़ रहे हैं उनकी नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा को कैसे इफेक्ट करती है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो आप जैसे जैसे आप अनसैचुरेशन बढ़ाएंगे कंपाउंड में वैसे वैसे डीशिल्डिंग बढ़ती है प्रोटॉन की और डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एथीन एंड देन बेंजीन, तो इनकी डेल्टा वैल्यू इस तरह से इंक्रीज होती जाती है। अब कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो आएंगे हमारे उनमें डिस्कस करेंगे।